নমস্কার, স্বরাজ বার্তায় আপনাদের স্বাগত। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা যার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাবো তাকে হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব বেশি চেনেন না, যেহেতু তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নন, এবং সেই সঙ্গে যারা দিল্লির রাজনীতি ফলো করেন তারা হয়তো তাকে চেনেন, বা যারা কৃষক আন্দোলনের খবর রেখেছেন তারা অবশ্যই যোগেন্দ্র যাদবকে চেনেন। যোগেंद्र यादव जी, আপনাকে নমস্কার স্বরাজ বার্তায়। প্রথম धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्वराज वार्ता इस देश के जो सही सवाल हैं उसे उठाती है। नहीं तो मीडिया तो पता नहीं आजकल क्या चीज़ें दिखाता है जिसका देश की ज़मीन की हकीकत से कोई संबंध नहीं होता। स्वराज वार्ता में आप ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। আর আমি ক্ষমা বলতে চাই, আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারি না, আমি বুঝতে পারি, কিন্তু আপনি জানেন আমি বলতে পারি না। তাই আপনি বাংলায় প্রশ্ন করতে পারবেন, কিন্তু আমি হিন্দি উত্তর দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই হিন্দি ভালো বোঝেন, হিন্দি ইংরেজি যেটাতে আপনার সুবিধা হবে আপনি মিশিয়ে বলুন, অসুবিধা কিছু নেই। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি তো দিল্লির যে কৃষক আন্দোলন সেটা যে আপনারা প্রত্যাহার করলেন, সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা তো সম্ভবত মানে পূরণ করেনি। তো তাহলে কি আবার নতুন করে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে, বা সেটা কি সম্ভব? किसान आंदोलन में हम कहते हैं कि किसान को एक ही बात के लिए 4 बार आंदोलन करना पड़ता है। पहली बार अपनी बात सुनाने के लिए, दूसरी बार अपनी बात को मनवाने के लिए, तीसरी बार मानी हुई बात को लिखित रूप में लेने के लिए, और चौथी बार लिखित बात को लागू करवाने के लिए। किसान को एक ही चीज के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस आंदोलन में हमने 2-3 चीजें एक साथ हासिल कर ली। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, तो हमने 2-3 बातें एक साथ लागू कर ली। कानून रद्द हो गए, सरकार ने कुछ चीजों पे आश्वासन दिए, आश्वासन लागू नहीं कर रही सरकार, उसके लिए दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। तो हमें तो पता है कि दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। खास तौर पर जो MSP का सवाल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके लिए किसान को एक नया बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी 8 जून को दिल्ली में मीटिंग है, बैठक है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, और एक राष्ट्रीय आंदोलन, इस पर तैयारी हमारी चल रही है। और आप देखेंगे वो आंदोलन पिछले वाले आंदोलन से भी व्यापक होगा, क्योंकि उसमें पूरे देश के किसानों की और भी बड़े स्तर की भागीदारी होगी। আচ্ছা, আমরা এই কৃষক আন্দোলনের পরে একটা প্রত্যাশা ছিল যে উত্তরপ্রদেশ সহ 5 রাজ্যের যে নির্বাচন সেখানে হয়তো বিজেপি একটা ধাক্কা খাবে, কিন্তু দেখা গেল খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর ফলে বিজেপি যেটা হলো আরও আত্মবিশ্বাসী হয়েছে, এবং বিজেপি এখন নতুন করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে, যেমন হিজাব, আজান, এরপরে এখন আবার মাটির খুঁড়ে তারা সব পুরাতত্ত্ব হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে নতুন করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করছে। তো সেটাকে মোকাবিলা করতে বিরোধীদের কতটা কঠিন হবে? देखिए, वो जो प्रत्याशा आपकी थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए कि किसान आंदोलन अपने आप चुनाव का परिणाम बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं होता तो तब तो समाजवादी पार्टी, दूसरी पार्टी चुनाव खड़ा होकर लड़ने की स्थिति में नहीं। तो किसान आंदोलन ने वो संभावना बनाई जिससे कि ये लोग चुनाव लड़ तो सके। इन्हें जिताना हमारा काम नहीं है, तो इन्हें खुद करना होगा। पंजाब में किसान आंदोलन ने पूरे चुनाव की जमीन बदल दी। तो किसान आंदोलन का जितना असर होता है वो हुआ, आगे काम पार्टियों का होता है। पार्टी अगर अपने काम में असफल हो जाए तो उसका दोष आंदोलन पे नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आ रही है, और मैं समझता हूँ जैसे जैसे देश में आर्थिक संकट बढ़ रहा है, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में डाउन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और इसलिए आपका ध्यान इस और ये कि इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अडानी अंबानी सब तरफ छा रहे हैं। तो अब आपका ध्यान इन चीज़ों पे ना जाए, इसलिए काशी, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, ताकि आप इस तरफ देखते रहें, इधर आपका ध्यान ही न जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम देश के सही मुद्दों पे आंदोलन करें, संघर्ष को आगे बढ़ाएं, और मैं समझता हूँ अगले 2 वर्ष में हमारी भूमिका यही होनी चाहिए।
প্রশান্ত কিশোরকে দিয়ে কংগ্রেসকে একটা পুনর্জীবনের চেষ্টা করা হলো। সেখানে আপনাদেরও হয়তো কিছুটা রোল ছিল, কিন্তু কংগ্রেস কিন্তু সেই একই জায়গায় মানে রয়ে গেল। তারা নিজস্ব চিন্তন শিবির করলো, কিন্তু কোনো কিছুই কোনো আউটকাম নেই। কংগ্রেস সেই কংগ্রেসেই আছে। এবং আপনি এক সময় বলেছিলেন যে কংগ্রেস মাস্ট ডাই, আর বিরোধীদের মধ্যেও কেউ কেউ কিন্তু কংগ্রেসকে দুর্বল কংগ্রেসই চাইছে। তো এই গোটা বিষয়টা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? देखिए, जब मैंने कहा था कांग्रेस मस्ट डाई, तब क्या कहा था 2019 के चुनाव के बाद, जब मैंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती देश के लिए, तो मैंने कहा था मर जाओ, तुम मुकाबला नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते बीजेपी से। आज जहां हम खड़े हैं, कांग्रेस स्पेस मस्ट बी सेव्ड। कांग्रेस स्पेस का क्या मतलब है? कांग्रेस ने देश में जो ये जमीन है कि बिना किसी धर्म की राजनीति किए पूरे देश के लोगों को जोड़ के देश के विकास की राजनीति करना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज़ादी से पहले की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका काम था। वो स्पेस हमारी राजनीति में छोटा होता जा रहा है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, कोई एक क्षेत्र की राजनीति करता है, कोई एक जाति की राजनीति करता है। ऐसे में उस स्पेस को बचाना बहुत जरूरी है। अब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस स्पेस को बचा सकेगी या नहीं, वो हमारी चुनौती है। आपने प्रशांत किशोर और कांग्रेस की डेवलपमेंट्स का जिक्र किया, मैं तो अंदर उनके क्या हो रहा है उसकी इतना परिचित नहीं हूँ, लेकिन आज की तारीख में अगर एक पट्टी देश में है जहां कांग्रेस की जरूरत नहीं है, दूसरी पार्टियां चला लेंगी, बंगाल से लेके तमिलनाडु तक दूसरी विरोधी पार्टियां हैं जो अपना काम कर लेंगी। लेकिन जो उत्तर पश्चिम की पट्टी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यहाँ बीजेपी का मुकाबला कौन करेगा? यहाँ तो कांग्रेस को करना होगा। तो कांग्रेस स्पेस को रिवाइव करना बेहद जरूरी है। वो कैसे, अभी से मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसकी संभावना समाप्त हो गई, लेकिन हाँ, समय निकलता जा रहा है, 2 वर्ष से कम अब हाथ में है, इसलिए देखना होगा कि बाकी ऑपोजिशन भी खड़ा हो सके, उसे अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। लेकिन बाकी ऑपोजिशन में कुछ कुछ पार्टियां हैं। कांग्रेस फिलहाल इतनी कमजोर है और उससे बीजेपी को इतना एज मिल जाता है चुनाव में, इसलिए कांग्रेस को किसी तरह से अपने पांव पे खड़ा करना इस वक्त एक राष्ट्रीय जरूरत है। আপনি আমাদের রাজ্যে যে কিছু কিছু রাজ্যের কথা বলেছেন যেখানে বিরোধীরা শক্তিশালী, সেইখানে কংগ্রেসের জরুরি নয় এটা বলেছেন। মানে আমাদের রাজ্যে আপনি তৃণমূলকে উদ্দেশ্য করেই বললেন হয়তো, কিন্তু একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে নেতাদের যাওয়া আসা একদম মানে একেবারে যাওয়া আসা লেগেই রয়েছে। যে নেতা কালকে তৃণমূলে ছিলেন, কাল পরশুদিন হয়তো বিজেপিতে চলে যাচ্ছেন, বা বিজেপি থেকে আজকে তৃণমূলে যাবেন। বিজেপিতে থাকার সময় তিনি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলছেন, আবার তৃণমূলে এসে গেলে অসাম্প্রদায়িক হচ্ছে। মানুষ সেটাকে বিশ্বাস করবে? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दीर्घ काल की राजनीति के लिए तो हमें कोई विकल्प सोचना ही होगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस रेलेवेंट नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई विकल्प की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर मैं तो एक लिमिटेड बात कह रहा हूँ। बीजेपी को चुनाव में हराने के लिए फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी ने एक तृणमूल कांग्रेस के 24 के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी वहां खड़ी हुई है। वो स्थिति नहीं है जैसी राजस्थान में है, जैसी गुजरात में है, जैसी उत्तर प्रदेश में है, वैसा तो बंगाल में नहीं है ना। तो अगर जो लिमिटेड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ऑल्टरनेटिव है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स के बाहर अपनी पॉलिटिक्स सोचें, वैचारिक रूप से नया सोचें, उसके लिए तो बिल्कुल एक ऑल्टरनेटिव बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए काम करना अभी से शुरू करना होगा। और स्वराज इंडिया, स्वराज अभियान इसी काम में लगा हुआ है। আরও একটা প্রশ্ন করছি, যেটা হচ্ছে যে ধরুন স্বরাজের যে রাজনীতি, আমাদের আজকে এই যে দলবদলু রাজনীতিতে নেতারা দলবদল করছেন কিন্তু তারপর ভোটে জিতে যাচ্ছেন, কারণ হচ্ছে কি না, ভোটটা জেতাচ্ছে সংগঠন, সেখানে মানুষের খুব একটা ভূমিকা নেই। তার মানে দেখা যাচ্ছে সংগঠন অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি পিপল কাজ করছে
এবং স্বরাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনি এই সমস্যাটাকে কিভাবে দেখেন? सब पूरे देश के राजनीतिक दलों में ये हो गया है ना कि बिल्कुल जनता के मुद्दों से, जनता की बात से बिल्कुल कट चुकी हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टियां। और पार्टियां तो बिल्कुल एक बाजार में जैसे दुकान हो जाता है उस तरह से हो गई है, सब अपना दुकान बना के बैठी हैं। जो आप पहले कह रहे थे, आज बीजेपी में, कल तृणमूल कांग्रेस में, इस पार्टी से उस पार्टी में, बस लेबल बदल गया, जो कि हमारी राजनीति की बहुत गहरी समस्या है। लेकिन फिलहाल मेरे मन पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है 2024 में बीजेपी को एक बार दोबारा केंद्र सरकार में सत्ता में आने से रोकना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तब तो हमारा संविधान बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, देश में जो इतना भी बचा हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो कई चीज़ें हम चाहते हैं पॉलिटिक्स में, पर एक सेंस ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है। এর পরের প্রশ্নটা যেটা বলছি যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিশ্চয়ই আপনার রাইভাল বলবো না, কিন্তু আপনার এখন আর বন্ধু লোক নিশ্চয়ই নন, কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিতে কোথাও গিয়ে যেন তার সাফল্য দেখে মনে হচ্ছে যে পাবলিক পালসটা তিনি ঠিক বোঝেন, অন্তত আপনাদের থেকে বেশি। दो तीन चीज़ें, हाँ, अरविंद को डेफिनेटली ये चीज़ बेहतर पता है कि क्या चीज़ बोल के पब्लिक का विश्वास कैसे जीता जा सकता है। लेकिन उसमें दो बातें हैं। पहला तो कि अरविंद को लगता है कि वोट लेने के लिए जो बोलने की ज़रूरत है वो बोल दो, बाद में देखा जाएगा। पंजाब में बोल दो कि हमें पानी देने को नहीं है हरियाणा के लिए, हरियाणा में आके बोल दो कि पानी ज़रूर लेंगे पंजाब से, है ना। उनको कोई इसमें अंतर नहीं दिखाई देता। तो वैसी राजनीति तो हम नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि आज अगर उनकी राजनीति पंजाब में सफल हुई है, आगे बढ़ी है, लेकिन उस सब के पीछे भी जितना पैसा है वो पैसा क्या एक नंबर का हो सकता है, ये सवाल तो पूछना होगा। क्योंकि हम सफल जरूर होना चाहते हैं, लेकिन दो नंबर की राजनीति करना, दो नंबर के पैसे की राजनीति करना और लोगों से झूठ बोलने की राजनीति करना, वो तो वैकल्पिक राजनीति नहीं है। और जो मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा निराशा हुई है आम आदमी पार्टी से, मैं तो उसका समर्थक नहीं हूँ, आप ठीक कहते हैं, लेकिन जिस बात से मुझे वाकई बहुत निराशा हुई वो ये कि जो बीजेपी की सांप्रदायिकता की नीति है उस पे उन लोगों ने खुल के बीजेपी के साथ चलने का फैसला कर लिया है। अब दिल्ली में दंगा हो रहा है, दिल्ली में जहांगीरपुरी में बिल्कुल ओपनली माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कैंपेन सरकार चला रही है, और आम आदमी पार्टी चुप है। और स्टेटमेंट क्या देती है कि बीजेपी की वजह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली में आए, मतलब कि हम बीजेपी से भी ज़्यादा हिंदू हैं। अब ऐसी राजनीति करके अगर सफलता लेनी है तो मुझे वो सफलता नहीं चाहिए। আপনি যে আদর্শবাদী রাজনীতির কথা বলেন, তাতে ভারতবর্ষের যত রাজনৈতিক দল আছে একমাত্র বামপন্থীরাই আপনার সবচাইতে নিকট বন্ধু হতে পারে, হ্যাঁ, কারণ তাদের মধ্যে কিছুটা আদর্শবাদ অন্তত আছে অন্যদের তুলনায়। কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে আপনার কি সেই সম্পর্কে যতটা উষ্ণতা থাকা উচিত ছিল সেটা কি আছে? কোথাও যেন একটা রিজার্ভেশন রয়েছে তাদেরও আপনার সম্পর্কে, আপনারও কি তাদের সঙ্গে সেই वामपंथी से अगर मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां हैं तो उनसे एक चीज़ में हमेशा वैचारिक जुड़ाव महसूस होता है, एक चीज़ में हमेशा अंतर रहता है। मैं तो कभी मार्क्सिस्ट नहीं था, कभी कम्युनिस्ट नहीं था, मैं समाजवादी धारा से आता हूँ, हाँ ना, ये गांधी लोहिया जयप्रकाश वाली समाजवादी धारा। हिंसा की राजनीति का हमने हमेशा विरोध किया है, कभी उसका समर्थन नहीं किया है। और एक भारत में भारत की संस्कृति के साथ मिलकर राजनीति करनी है, ये समाजवादियों की हमेशा पहले दिन से पकड़ती है ना। तो कम्युनिस्ट आंदोलन से वैचारिक अंतर था, आज भी है, शायद हमेशा रहेगा। लेकिन दो बात है जिन पे उनसे सामने है। पहला कि कम्युनलिज्म के सवाल पे कम्युनिस्ट बहुत प्रिंसिपल्ड लोग हैं जो कि इसके विरुद्ध खड़े। उन्होंने कभी भी हल्का सॉफ्ट मेजॉरिटेरियन लाइन नहीं लिया है, बहुत प्रिंसिपल लोग रहे, इसके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरा जो वो गरीब के साथ खड़े रहे, है ना, ये काम करना आज देश में, और ये दो आज के बहुत सबसे बड़े सवाल हैं इस देश में। जिस
देश में अडानी अंबानी इस देश की हर चीज़ को कैप्चर करते जा रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स होना जो कि इसके विरुद्ध खड़ी हो सके, ये तो समय की बहुत बड़ी मांग है। जहाँ हिंदू मुसलमान के सवाल पे पूरे देश को तोड़ा जा रहा है, वहाँ कम्युनिस्ट इस सवाल पे कोई भी जो इस सवाल पे खड़ा हो मेरा मित्र है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये 20वीं सदी के जो वैचारिक डिफरेंसेस थे वो 21st सेंचुरी में इतने रेलेवेंट नहीं है। तो आज के समय में जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों में नक्सलाइट और ये कम्युनिस्ट और सीपीआई और फिर सोशलिस्ट और सोशलिस्ट में लोहियाइट और ये वाई, इन सब स्ट्रीम्स का अब कोई मतलब नहीं है। ये सब आज एक बड़े स्ट्रीम का हिस्सा है और इस देश को बचाने के लिए आज तो सिर्फ एक ही राजनीति होनी चाहिए, देश बचाने की या देश जलाने की राजनीति। उसमें मैं समझता हूँ कम्युनिस्ट आंदोलन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद कम्युनिस्ट और लेफ्ट आंदोलन उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उनके साथ मिलके काम करना चाहिए इसके अंदर। अब उनकी तरफ से कितनी उष्णता है नहीं है वो कोई बात नहीं है, वो तो अपने को काम करना है, काम करेंगे तो अपने आप जुड़ाव हो जाएगा। এই ইন্টারভিউ আরও বেশ কিছুক্ষণ চললে হয়তো আমাদের ভালো লাগতো, আমাদের অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ইন্টারভিউটা আমাদের একটু সংক্ষিপ্ত করতে হলো কারণ ওনার কিছু ব্যস্ততা রয়েছেন, উনি বেশিক্ষণ সময় দিতে পারলেন না। তবুও এই ছোট্ট সময়ের মধ্যে আমরা অনেকগুলো বিষয়কেই ছুঁয়ে গেলাম এবং ওনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত শুনলাম এবং আমরা আজকের যে সমস্যা সেই সম্পর্কে যে ওনার বিশ্লেষণ সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। জীবনজি আপনাকে আরেকবার স্বরাজ বার্তার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।